हेलो बेटा जी, स्वागत है आपका अलिविहान के एमपी बोर्ड के इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम और हमारे सारे कलीग मिलकर बनाते हैं आपके लिए हर एक सब्जेक्ट का पूरा कंटेंट। और उसी पड़ाव में, क्योंकि अभी आपके आने वाले हैं क्वार्टरली एग्जाम, क्योंकि 18 तारीख से है ना, तो उससे बचने के लिए, क्योंकि एग्जाम से तो डर सबको लगता है भाई, तो हम आपके लिए लेके आए हैं बेटा जी इंपॉर्टेंट सवालों की रामायण। और ये रामायण अगर आपने ढंग से पढ़ ली तो इसका जादू आपको दिखेगा आपके रिजल्ट। अब मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये रामायण अगर आपने ढंग से पढ़ी, क्योंकि बेटा जी सवाल एग्जैक्ट तो नहीं आएंगे, इस बात की गारंटी मुझसे ले लो। एग्जैक्ट कोई कुछ भी बोल, एग्जैक्ट सवाल आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, पर हाँ उससे मिलते जुलते सवाल जरूर मिलेंगे। अगर मैंने कोई सवाल बोला है कि 2 मार्क का आने वाला है भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है वो 3 मार्क में आ जाए, हो सकता है वो 4 मार्क में आ जाए, या फिर उससे रिलेटेड कोई फिल इन द ब्लैंक्स बन जाए, या फिर एमसीक्यू बन जाए। मतलब कि आपको पकड़ना क्या है, आपको वो टॉपिक पकड़ना है जो इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हो? हम सवाल पढ़ेंगे जरूर, पर आपको पकड़ना क्या है, टॉपिक को पकड़ना है। तो चलें शुरू करते हैं अपने क्वार्टरली एग्जाम के इंपॉर्टेंट सवालों का जादू। ठीक है, चलो आओ। सबसे पहले अपन देखते हैं कि सिलेबस में है क्या क्या। देखो, पहला चैप्टर कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि हमारा पहला चैप्टर है 12th की बायोलॉजी का। वहीं दूसरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और तीसरा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और साथ में इवोल्यूशन। मतलब कि जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की पूरी यूनिट आ रही है। और वहीं से इकोलॉजी से एक चैप्टर आ रहा है जिसका नाम है इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये है हमारा सिलेबस है। तो हम बेटा जी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले देखेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर देखेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन, और उसके बाद देखेंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन। और लगभग अपन 40 से 50 सवाल करेंगे, और इनसे लगभग आपका 70% सिलेबस कवर अप हो जाएगा। अब देखो, पूरा का पूरा हम इतनी जल्दी खत्म तो नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ एक वीडियो देख लेते हैं और पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, इससे आपकी पढ़ाई में मदद जरूर मिलेगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो, पहला सवाल क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस, which type of cell division occurs during these events, name the structure formed at the end of these 2 events। मतलब 2 इवेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, माइक्रो और मेगा स्पोरोजेनेसिस। याद करो क्या क्या बनते हैं, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस से पोलन ग्रेन्स बनते हैं, क्या पोलन ग्रेन्स बनते हैं। वही मेगा स्पोरोजेनेसिस से क्या बनता है, एग बनता है, ओवम वाला, है ना। और इसमें कौन कौन से डिवीजन इन्वॉल्व होते हैं, मियोसिस भी इन्वॉल्व होता है और माइटोसिस भी इन्वॉल्व होता है। बात समझ में आई? और एंड में बन क्या रहा है, पोलन ग्रेन्स बन रहा है, 4 बनते हैं। और वही मेगा स्पोरोजेनेसिस से क्या बनेगा, ओवम बनेगा, एग बनेगा हमारा, है ना। आगे देखो, डिफरेंशिएट सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब एक बात याद रखना, डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे बाद में, और चांसेस रहते हैं इनके। अब सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि एक ही फ्लावर के अंदर आपस में ही पॉलिनेशन हो गया है, और वहीं पे क्रॉस पॉलिनेशन है 2 फ्लावर के बीच में। ये चीज प्लांट्स के साथ भी हो सकती है। मान लो ये प्लांट नंबर ए है, ये प्लांट नंबर बी है, इनके बीच में आपस में अगर पॉलिनेशन हुआ है तो वो भी क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इस बात को ध्यान रखेंगे बेटा जी। साथ ही साथ यहाँ पे आप इन दोनों के फायदे और नुकसान भी लिख सकते हो। अब एक बात ये भी समझो कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ाने, तो अपन थोड़ा हिंट आउट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमने 2 सवाल देखे बेटा जी, दोनों कहां से है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। अब देखो, यहाँ पे अपन ने जाना कि माइक्रोस्पोरेंसिस और मेगास्पोरेंसिस ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से माइक्रोस्पोरेंसिस से फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है, मेगास्पोरेंसिस से फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है। वहीं पे सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है 2 मार्क का इटसेल्फ आ जाए कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या करो, एक्सप्लेन करो, उसके मेरिट्स बताओ, उसके डिमेरिट्स बताओ। मतलब 3 मार्क्स का भी आ सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिए बेटा जी, कोई सा भी सवाल कहीं भी पूछा जा सकता है। हो सकता है यहाँ पे वो 2 मार्क का पूछा है, लेकिन बोल दे भैया 3 मार्क का बताओ, तो आप उसके हिसाब से अपने वर्ड्स को अरेंज करो। यहाँ पे 2 लाइन लिखने वाले हो तो 3 लाइन लिखोगे। अगर 3 मार्क्स की 4 मार्क्स आ जाए तो वहां पे आप डायग्राम बना के समझाओगे। बात समझ में आई? बायोलॉजी में आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है, अगर पॉसिबल है वहां पर। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं और कुछ और सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, व्हाई इज एप्पल कॉल्ड अ फॉल्स फ्रूट। रीजन क्या था, क्योंकि ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। अब सर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट मतलब, पार्थिनोकार्पी नाम की एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये बनता है। अब पार्थिनोकार्पी क्या होता है बेटा जी, कि आपके जो ओव्यूल है, या कह सकते हैं जो ओवरी है, उसके अलावा कोई भी चीज अगर फ्रूट बनाने में हेल्प कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। वही एप्पल में, कहां पे, एप्पल में हेल्प कौन करता है, थैलेमस करता है। इसीलिए ये क्या हुआ, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाया, या कह सकते हैं फॉल्स फ्रूट कहलाया। अगले सवाल पे चले बेटा जी, व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। क्या है भाई, अब देखो यहां समझ, ये जो एपोमिक्सिस है बेटा जी, एक तरह की एसेक्सुअल प्रोसेस है।
कैसी? एसेक्सुअल, पर सेक्सुअल को मिमिक करती है। क्या? सेक्सुअल को मिमिक करती है, मतलब कि इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड्स का फॉर्मेशन होता है। किसका? सीड्स का फॉर्मेशन होता है, और इन सीड्स को हम बोलते हैं एपोमिक्टिक सीड। क्या बोलते हैं? एपोमिक्टिक सीड बोलते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है बेटा जी, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज करते हैं। जो हाइब्रिड बनाते हैं उनके सीड्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। साथ ही साथ टाइम कम कंज्यूम करती है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है ना। आगे देखो, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे समझना, ये तो ऊपर के जो सवाल थे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से थे। ये कहां से है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना है। अब डायग्राम तो मैं बना नहीं सकता यहाँ पे, तो डायग्राम आपको देख के जाना। साथ ही साथ इसके साथ एक चीज और लिख लो कि आपको फीमेल का भी देखना है। चलो यहाँ पे सिर्फ मेल का लिखा हुआ है, पर मैं आपको बोल रहा हूँ फीमेल का भी डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और बाकी के सवाल देख लेते हैं भाई। देखो, एक्सप्लेन मेनार्क एंड मेनोपॉज। कहां से सवाल है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन सवाल। मेनार्क का मतलब क्या होता है बेटा जी? ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। वही में मेनोपॉज का मतलब क्या होता है? ऑफसेट, मतलब क्या बेटा जी? कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाए, राइट। यही होता। आगे देखो, राइट डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा और मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा, वैसे यहाँ पे क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। इससे क्या बनेंगे? स्पर्म्स बनने की प्रोसेस को बोलते हैं, राइट। oogenesis ओवम बनने की प्रोसेस को बोलते हैं, करेक्ट। कैसे बनते हैं, कितने माइटोसिस और कितने मियोसिस यूज होते हैं, ये सारी बात लिख के आप डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हो। ये सब आपके लिए होमवर्क है बेटा जी। मैं आपको चीजें बता रहा हूं, आपको ये सारी चीजें करके देखनी है। और अगर आपने आपको चेक करना है तो हमारे अरिध्यान प्लेटफॉर्म पे एक एसएवी टेस्टिंग करके फीचर है। आप वहां पे जाओ, अपने क्वेश्चन के आंसर को लिख के देखो, वो आपको बताएगा कि आपने ये जो जवाब लिखा है उसमें आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। और साथ ही साथ वो ये भी बताएगा कि अगर आप सही आंसर क्या होगा जो आप लिखते, तो सही पूरे बुरे मार्क्स मिलते हैं, है ना। आगे देखो, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा। सर जी, पहली बात तो आपकी जो 3 एसेसरी ग्लैंड्स हैं जो कहां पे प्रेजेंट है? आपके यूरेथ्रा के जस्ट नीचे, वो तीनों मिलके बनाती है सेमाइनल प्लाज्मा को। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज, क्या? बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज। साथ ही साथ सिट्रिक एसिड पाया जाता है इसमें, और क्या पाया जाता है जी? प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं इसमें, फिब्रिनोजेन भी पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एसएससी ग्लैंड्स का नाम भी लिखना है, और हो सके तो कोशिश करना कि वहां बता दो कि किसका कितना कंपोनेंट यूज होता है, कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, किसमें? सेमाइनल प्लाज्मा में। और तो याद रखना, सेमाइनल प्लाज्मा सीमेन नहीं है इसमें, जब क्या स्पर्म्स मिल जाएंगे तब ये सीमेन में कन्वर्ट होगा। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल देखते हैं बेटा जी। राइट डिफरेंसेस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। अब अपन आ चुके हैं कहां पे? जेनेटिक्स की तरफ रुख कर चुके हैं। जीनोटाइप क्या बेटा जी? जो एक्चुअल में वो है। फिनोटाइप क्या है? जो हमें दिख रहा है, विजिबल। क्या? विजिबल। जीनोटाइप क्या है? एक्चुअल कंडीशन। क्या? एक्चुअल कंडीशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम पी के टॉल प्लांट की कंडीशन ही देख लेते हैं तो कुछ ऐसे होती है, 2 कंडीशन बन सकती थी। दोनों विजिबल में क्या है? टॉल है, पर जीनोटाइप में थोड़े से अलग हैं, तो ये बात ध्यान रखिए। आगे देखो, डिफाइन लिंकेज। सर लिंकेज क्या है? एक क्रोमोसोम पे कई बार कई सारे जीन बहुत ज्यादा पास प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनमें लिंकेज हो जाता है। लिंकेज की प्रोसेस समझाई है मैंने आपको, है ना। आगे देखो, नेम एनी 2 ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सर ये कौन कौन से? याद करो, सिकल सेल एनीमिया। सिम्टम्स क्या थे सर जी? सिम्टम ये थे सर जी कि इसमें आपके जो आरबीसी का शेप होता है वो ओवल शेप होके कैसे हो जाता है? सिकल शेप का हो जाता है, कुछ ऐसा है कि नहीं। आगे और दूसरा एक और देख लो, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसमें क्या होता है बेटा जी? फिनाइल एनिलीन किसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता है? टाइरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाता है। बात समझ रहे हो? चलो, व्हाट इज म्यूटेशन? ऐसा कोई सडन चेंज जो आपकी बॉडी में था नहीं, ये कह सकते आपकी स्पीसीज में नहीं था, पर एक का एक आ गया। जैसे कैंसर सेल भी अपने आप में एक म्यूटेशन ही है। बातें की हैं अपन ने, बहुत कॉमन बात है ये, जेनेटिक्स की बहुत कॉमन बात है, बहुत सिंपल से सवाल है ये जेनेटिक्स के, है ना। तो इन्हें हमें याद रखना है सर, है ना। अब देखो, हम सवाल जरूर पढ़ रहे हैं पर हमें टॉपिक ध्यान, क्या टॉपिक ध्यान रखें। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, इफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए has 20% of cytosine
कैलकुलेट द परसेंट ऑफ एडेनिन इन द डीएनए। सवाल किस पे है? सवाल अपने आप में एक न्यूमेरिकल टाइप का हो रहा है। ये सवाल है चारगाफ रूल, इस पे चारगाफ रूल या लॉ कह सकते हैं उसको, इसमें a अपॉन टी प्लस सी प्लस जी इक्वल टू 1 होता है। ये कंडीशन होती है ना, यानी कि a और t का अमाउंट बराबर होगा, c और g का अमाउंट बराबर होगा। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आगे देखो, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, नेम द एंजाइम कैटलाइजिंग। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है सर जी? डीएनए से आरएनए बनना, टू बी स्पेसिफिक एमआरएनए बनना, क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और कौन सा एंजाइम कैटलाइज करता है इसको? आरएनए पॉलीमरेज, है ना। आगे देखो, लिस्ट टू एसेंशियल रोल्स ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के टाइम पे राइबोसोम्स के दो एसेंशियल रोल बताने। पहली बात तो ट्रांसलेशन क्या है सर? ट्रांसलेशन मतलब बेटा प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो एमआरएनए बना है इससे प्रोटीन का बनना, बात समझो। लेकिन जो रोल है राइबोसोम का वो क्या है? ये प्रोवाइड करता है इस ट्रांसलेशन के लिए साइट, मतलब ट्रांसलेशन हो कहां रही है? राइबोसोम पे हो रही है। पहला रोल ये हो गया। दूसरा रोल क्या है? उसको कैटालाइज भी करता है। क्या? कैटालाइज भी करता है। आगे देखो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोन इन डीएनए पैकेजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर। अब देखो, हिस्टोन जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज है। कैसे पॉजिटिवली चार्ज? प्रोटीन है। क्या? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है। इसके ऊपर वाइंडिंग होती है, बॉल होता है, उसके ऊपर घूमता है कौन? डीएनए। और कैसा शेप बनाता है? हमारे क्रोमोसोम का शेप लेता है कि नहीं? चलो आगे देखते हैं। और अब देखते हैं कुछ इकोसिस्टम के भी सवाल। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, पहले इवोल्यूशन के देख लेते हैं। व्हाट इज वायरस? वायरस क्या सर जी? क्रिस्टलाइन टाइप का सिस्टम है जो कि लिंक बनाता है। क्या? लिंक बनाता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच। सर ये क्या बात होगी? बेटा जी, जो वायरस होता है वो ना लिविंग में रखा जाता है ना नॉन लिविंग में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक होस्ट की बॉडी के बाहर है वो नॉन लिविंग से बिहेव करता है। जब लिविंग के अंदर जाता है तो अपने मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है और रिप्रोड्यूस करने लग जाता है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? ये लिंक है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। आगे देखो, राइट द डिफरेंस बिटवीन होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन। इवोल्यूशन से सबसे फेवरेट सवाल, सबसे फेवरेट सवाल। ये अलग अलग भी आ सकता है, डिफरेंस लिखने को भी आ सकता है ना। तो होमोलॉगस क्या है बेटा जी? जो स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन में सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है, वो क्या होते हैं बेटा जी? होमोलॉगस ऑर्गन। वही एनालॉगस क्या होंगे? कि जो स्ट्रक्चर और ओरिजिन में तो अलग है पर फंक्शन सेम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एनालॉगस का विंग्स, बैट के विंग्स और बटरफ्लाई विंग्स उड़ने के ही काम आते हैं पर स्ट्रक्चर्स अलग अलग। वहीं पे बैट के जो फोर लिम्स है और हमारे फोर लिम्स स्ट्रक्चर सेम है पर उसके में उड़ने का काम आ रहा है और मेरे में लिखने का काम आ रहा है। हाँ है ना। स्ट्रक्चर का ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम है पर फंक्शन क्या हो गया है? अलग हो गया है। तो ये बातें ध्यान रखेंगे बेटा जी। आगे देखो, एक्सप्लेन लमार्किज्म। अब इसका नाम ही बताता है बेटा जी कि किसने दिया होगा? लमार्क्स ने दिया होगा। किसने दिया है? लमार्क्स ने दिया है। अब लमार्किज्म ने ये बोल क्या? उन्होंने ये बोला कि आपने जो पेरेंट्स में आपके है वो आप एक्वायर करो। बेसिकली इन्होंने इसको प्रूव कैसे किया था? इन्होंने बोला कि जो आपके जिराफ होते हैं उनकी गर्दन क्यों लंबी हुई? क्योंकि उनके एंसेस्टर्स ऊपर की पत्तियां, कह सकते हैं बड़े बड़े पेड़ों की पत्तियां खाते रहते, इसलिए हो गई। पर ये चीज बाद में क्या हुई? डिस्प्रूव हो गई। कैसे? ये निकाला गया कि जो आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रास होती हैं वो टोटल 7 होती हैं ऑल ओवर मेमेलियस, सभी मेमेलियस में। अगर आप कोई छोटे से छोटा शू भी लोगे उसके अंदर भी छोटी छोटी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होगी और वेल के अंदर भी 7 ही सर्वाइकल वर्टिब्रा होगी। ठीक है, ये यहां से डिस्प्रूव हुआ था, ऑल्दो डिस्प्रूव हो गया था। पर ये अपने टाइम के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे इसलिए इनकी थ्योरी हम आज भी पढ़ते हैं। चलो बेटा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे इकोसिस्टम की। देखो, राइट द नेम एंड रेशियो ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का कंपोनेंट्स क्या है सर जी? व्हाट आर द बायोस्फीयर कंपोनेंट्स? बायोस्फीयर में जो गैसेस हैं वो है क्या? कौन कौन सी हो सकती हैं? O2 हो सकती है, CO2 हो सकती है, N2 हो सकती है, जिसमें से सबसे ज्यादा नंबर किसका है? 70% लगभग नाइट्रोजन का ही। आगे देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन बेटा जी जो अर्थ के ऊपर चल रही है फूड चेन, उसमें सब नीचे कौन है? प्रोड्यूसर है, उसके ऊपर कंज्यूमर है। यहाँ पे डेटाइटस फूड चेन में सबसे पहले कौन आता है? डेटाइटस को खाने वाले कौन? डिकम्पोजर्स, है ना। आगे देखो, प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन। प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन अगर नोटिस करो तो कोई खास फर्क नहीं है ऊपर और नीचे वाले में, उन्हीं के मेंबर्स के बारे में बात हो रही है।
नेक्स्ट देखो, अपराइट एंड इन्वर्टेड पिरामिड। हम इकोलॉजी में पिरामिड्स बनाते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स उनको बोलते हैं। अब ये अपराइट भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। देखो, अगर नीचे वाला बायोमास ज्यादा है तो अपराइट बनेगा कुछ इस तरीके से, और वैसे तो फॉर याद कर लो, एनर्जी का, किसका, एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट बनता है। क्या, हमेशा अपराइट बनता है। कई बार बायोमास का इन्वर्टेड बन सकता है, उल्टा, कैसा, उल्टा बन सकता है, ये बात ध्यान रखिए, है ना। चलिए बेटा जी आगे चलते हैं और कुछ और सवाल देखते हैं। फूड चेन एंड फूड वेब, डिफरेंशिएट करना सर, फूड चेन और फूड वेब। अब फूड चेन क्या सर जी, फूड चेन ये है कि प्लांट्स को खाया डियर ने, डियर को खाया आपके फॉक्स ने, और फॉक्स को खा लिया लायन ने। ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी फूड चेन। वहीं पे फूड वेब क्या हो जाएगी कि प्लांट्स को खाया था फ्रॉग ने, फ्रॉग को खा लिया ईगल ने, ठीक है। और क्या हो सकती है, इसको खा लिया स्नेल ने, स्नेल को खाया स्नेक ने, और स्नेक को वापस खा लिया किसने, ईगल ने। एक पूरा वेब जैसा स्ट्रक्चर बन गया, इसको बोलते हैं फूड वेब, है ना। आगे देखो, लिटर एंड डेट्राइटस, ये क्या हुआ सर जी, लिटर बेटा जी जो आप करते हो पार्क में, वो क्या है, लिटरिंग है। वहीं पे डेट्राइटस क्या है, जो अर्थ के नीचे हो रहा है, जिसको डिकम्पोजर्स खा रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो सड़ रहा है, वो डेट्राइटस है। लिटर क्या है, जो अर्थ के ऊपर आप पार्कों में फैला रहे हो इनऑर्गेनिक मटेरियल, है ना। प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है बेटा जी कि बायोमास में कितना प्लांट्स ने, कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस किया, वो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वहीं पे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, कंज्यूमर्स ने, प्राइमरी कंज्यूमर्स ने कितना प्रोडक्ट यूज किया, है ना। जैसे एक्सप्लेन फूड चेन, वही बात है सर, फूड चेन को ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब ये चीज अलग अलग पूछी जा सकती है, लिटरिंग को भी आपसे पूछा जा सकता है, डेट्राइटस भी अलग से पूछा जा सकता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी आपसे अलग अलग पूछी जा सकती है, तो इस बात को ध्यान रखें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, और कुछ और बात करें, और अब बात करेंगे 3 मार्क क्वेश्चन पे। किस पे, 3 मार्क क्वेश्चन पे। पहला देखो, विथ अ नीट डायग्राम एक्सप्लेन 7 सेल 8 न्यूक्लियस नेचर ऑफ अ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट बोले बेटा जी, ओवरी के अंदर की बात, जहां में ऊपर ऐसे 3 सेल थी, बीच में ऐसे 2 सेल थी, और नीचे एक हमारा एग सेल, और उसके आसपास 2 उसकी बहनें, और यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस अलग से बना रखा था। ये क्या थे सर, ये थे हमारे एंटीपोडल सेल, ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, जिसको हम सेंट्रल सेल भी बोलते हैं। बीच में यहाँ एग सेल है, और उसके आजू बाजू कौन है, सिनर्जिड सेल। अब इसमें क्या बेटा जी, बीच में यहाँ पे एक सेल है, पर उसके पास न्यूक्लियस कितने हैं, 2, इसीलिए 7 सेल बट 8 न्यूक्लियेट कंडीशन जनरेट होती है, कहां पे, फीमेल गैमेटोफाइट में, है ना। आगे देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोकोटाइल एंड हिपिकोटाइल। चलो पहले साफ कर लेते हैं, इसका बात करते हैं। हाइपोकोटाइल एंड हिपिकोटाइल ये मिलेगा आपको सीड के अंदर, कहां पे, सीड के अंदर। अब सीड के अंदर होते हैं कॉटिलेडन्स, क्या, कॉटिलेडन्स। अब हर कॉटिलेडन में ये दोनों चीज प्रेजेंट है, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल। अब यहां से एक बात समझो, थोड़ा कलर में बदल देता हूं, आपको अच्छे समझ आएगा। हाइपो वर्ड, हाइपो को मतलब होता है लोअर, क्या, लो, यानी कि कॉटिलेडन में लो में और हाई पोजीशन में कुछ सेल्स प्रेजेंट है, जो नीचे साइड है उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल, नीचे हाइपोकोटाइल, एपी ऊपर कोटाइल। अरे कॉटिलेडन में ऊपर जो है वो कहलाता है एपिकोटाइल, नीचे जो है वो कहलाता है हाइपोकोटाइल। अब हाइपोकोटाइल बेटा जी आपके रूट्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसको, रूट्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं पे जो आपका एपिकोटाइल है ये आपके शूट्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बात समझ में। आगे देखो, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। अब ये बेटा जी ये आपके रूट के जो सेल्स हैं, या कह सकते हैं जो रूट बनाने वाले हैं और जो शूट बनाने वाले हैं, उनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, क्या, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, क्योंकि ये बचाता है प्लूम्यूल, किसको, प्लूम्यूल को, याद रखना, पी फॉर प्लूम्यूल, और इसमें भी पी आता है। ये बनाता है कोलियोराइजा, क्या, ये बनाता है आपके रेडिकल को, किसको, रेडिकल को, आर फॉर रूट। इससे बनेंगी रूट्स और इससे बनेगी शूट, ठीक है बेटा जी। आगे देखो, इंटेगुमेंट्स एंड टेस्टा। अभी जो इंटेगुमेंट है बेटा जी ओवरी के बाहर, ओवरी के बाहर की क्या है, कवरिंग है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। बाद में यही कन्वर्ट हो जाती है टेस्टा में, जो कि किसको बचाएगी, सीड को बचाएगी। बात समझे, इंटेगुमेंट पहले किसको बचाई थी, ओवरी को बचाई थी, और अब किसको बचाएगी, टेस्टा बन के किसको बचाएगी, ये सीड को बचाएगी। आउटर कवरिंग है ये ओवरी की, और ये
सीड की। ठीक है बेटा जी, चलिए आगे देखते हैं और कुछ और सवाल पे बात कर ले। व्हाट डू यू मीन बाय प्लासेंटा? राइट इट्स फंक्शन। प्लासेंटा क्या है बेटा जी? प्लासेंटा जो है एक मिक्सचर है जो मदर सेल और इन्फेंट की सेल से मिलकर बनती है और नरिशमेंट प्रोवाइड करती है और साथ में रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है। किसको? फीटस, है ना। आपको 3 मार्क का लिखना है, मतलब बातें भी लिखनी पड़ेंगी और फंक्शन को भी करना पड़ेगा, और अगर डायग्राम बना पाओ तो बहुत ही बेहतरीन बात है ना। आगे देखो, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हिच हार्मोन्स रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है बेटे जी? हर 28 डेज में फीमेल में, मेमेलियन फीमेल्स में ये देखने को मिलता है, स्पेशली ह्यूमन फीमेल्स है, जिसमें टोटल 4 फेजेस आते हैं। कौन कौन से? 4 फेजेस। कौन कौन से बेटा जी? एक है मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद फॉलिकुलर, उसके बाद ओव्यूलेटरी, उसके बाद ल्यूटियल फेज। और इसे आपको थोड़ा थोड़ा और ज्यादा फैक्ट बताने पड़ेंगे इसमें, तब आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। साथ ही साथ पूछ रहा है विच हार्मोन्स रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसमें 3-4 हार्मोन्स हैं जो रेगुलेट करते हैं, जैसे कौन कौन से? प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, एलएच, एफएसएच। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? इसको रेगुलेट करते हैं। हर 28 डेज में रिपीट होती है ये साइकिल, ये चारों फेज रिपीट, है ना। जिसमें ओव्यूलेटरी फेज में जो कि 14th डे पे होता है, वहां पे क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, ओवम रिलीज होता है, उस टाइम पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं और सवाल क्या बोल रहा है। हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग्स? एक्स एक्स और एक्स वाई, ये कंडीशन है। अगर इन्होंने दिया एक्स और इन्होंने भी दिया एक्स तो क्या बनेगी? फीमेल। इन्होंने दिया एक्स और उन्होंने दे दिया वाई तो क्या बनेगा? मेल। मतलब कि जो अथॉरिटी है, जो पावर है चाइल्ड का सेक्स डिसाइड करने की, वो फादर के पास होती है। ये मेल है ना, ये फीमेल है, तो अथॉरिटी किसके पास है? मेल के पास है, ना कि फीमेल के पास। ठीक है, आगे देखो, मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। मेंडल ने क्यों पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया था? रीजन था, बहुत क्लियरली उसके कैरेक्टर्स दिखते थे, बहुत ज्यादा ब्लेंडिंग नहीं थी उसकी, साथ ही साथ बहुत इजी टू कल्टीवेट था। दूसरी बात, हमेशा से मेंडल के फादर एक पी फार्मर रहे थे, इसीलिए रीजन वो भी था जो उन्होंने यूज किया था, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए। आगे देखो, डिफाइन एंड डिजाइन अ टेस्ट क्रॉस। सर जी टेस्ट क्रॉस क्या होता है? आपकी जो F1 प्रोजेनी बनी है, इसको हटाओ, F1 प्रोजेनी बनी है, उसका क्रॉस जब आप रेसेसिव पेरेंट से कराते हो, उसके रेसेसिव पेरेंट से जब कराओगे उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। और इसका एक एग्जांपल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि क्या बोला है इसने? डिफाइन करो, साथ ही साथ डिजाइन करके भी दिखाओ। मतलब कि अगर मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट ले तो यही हाइब्रिड है ना। इसका क्रॉस अगर मैं करा देता हूं इसके रेसेसिव पेरेंट यानी कि स्मॉल टी के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। इसको कंप्लीट करके इसकी सारी की सारी प्रोजेनीज क्या कह सकते हैं? रेशियो आप लिख देना, आपको पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे, है ना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई, इनको हम एलोसोम्स भी बोलते हैं। क्या? एलोसोम्स भी बोलते हैं। अगर वाई प्रेजेंट है, वाई प्रेजेंट है तो क्या होगा? मेल बनेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्स पर है, प्रेजेंट है, तो क्या बनेगा? फीमेल बनेगा। भाई देखो, आरएच फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी। अब आरएच फैक्टर क्या सर जी? आरएच एक एंटीजन प्रेजेंट है बेटा जी, जो हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। अगर प्रेजेंट होता है तो उसको डिनोट करते हैं पॉजिटिव से, अगर एब्सेंट होता है तो निगेटिव से डिनोट करते हैं। बात समझ रहे हो? तो ये ब्लड ग्रुप से सवाल आया। कहां से? ब्लड ग्रुप से। अब मतलब कि यहाँ पे इसने आरएच फैक्टर तो पूछा है, तो क्या एबीओ ब्लड ग्रुप नहीं पूछ सकता? आपसे एबीओ ब्लड ग्रुप भी पूछ सकता है, तो आपको सारी बातें पढ़नी पड़ेंगी। और इसका ओरिजिन कहां से? रीसस मंकी से। कहां से? रीसस मंकी से है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और कुछ और बात करें। अगला सवाल देखो, एक्सप्लेन द वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। कौन सा डीएनए? हेलिक्स मॉडल, ये वाला। इसके सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने पड़ेंगे भाई। साथ ही साथ अगर डायग्राम बना पाओ तो डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। आगे देखो, व्हाट इज जेनेटिक कोड। सर जी डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स अरेंजमेंट को बोलते हैं जेनेटिक कोड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट को बोलते हैं जेनेटिक कोड। अब इसके कुछ साइलेंट फीचर्स लिखने हैं। साइलेंट फीचर क्या बोलते हैं? ट्रिपल होते हैं, 3 एक काउंट होता है ना। साथ ही साथ क्या है, इसमें एक स्टार्ट कोडन भी होता है, स्टॉप कोडन भी होता है, साथ ही यूनिवर्सल है,
बात समझ रहे हो? ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी भाई साहब। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। नेम कनेक्टिंग लिंक ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड, ऑल्सो राइट देयर कैरेक्टर्स। एक बहुत फेमस सवाल है ना, याद रखना। आंसर क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स। ये वैसे तो एक्सटिंक्ट हो चुका है, पर माना जाता है कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक था। बेसिकली ये रेप्टाइल्स के भी फीचर्स रखता था और बर्ड्स के भी फीचर रखता था, और ये सारे के सारे फीचर्स आपको लिखने पड़ेंगे 3 मार्क्स पाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स की स्केली स्किन होती है, इसकी भी स्केली स्किन थी, इनके पास बीक है, फेदर्स है, इसके पास थे। और बाकी कोई भी बर्ड देख लो उसके पास स्केली स्किन कभी नहीं मिली, उसके सिर्फ फुट पे थोड़ी बहुत देखने को मिलती है, इसकी पूरी बॉडी पे स्केली स्किन है ना। आगे देखो, डिस्क्राइब द डार्विन्स ओपिनियन अबाउट द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। पूछ क्या रहा है सर? नेचुरल सिलेक्शन। क्या पूछ रहा है? नेचुरल सिलेक्शन पूछ रहा है। डार्विन ने यही तो खोजा था एचएमएस बीगल पे जाके। एचएमएस बीगल उनकी शिप का नाम था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल देखो, एक्सप्लेन एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। अरे सर ये क्या है? अरे सिंपल बेटा जी, सन से प्रोड्यूसर्स के पास गई, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास गई, कुछ इसी तरीके से एनर्जी फ्लो होती है। वही तो एक्सप्लेन करनी है आपको, एनर्जी का फ्लो एक्सप्लेन किया है ना। राइट अबाउट प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। कंज्यूमर क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। डिकम्पोजर क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। बस इतना लिख दे? नहीं, प्रोड्यूसर्स के बारे में आपको पूरा बताना पड़ेगा। कंज्यूमर कैसे उसमें फीड ऑन करते हैं वो बताना पड़ेगा, कैसे डिकम्पोजर के पास एनर्जी वेयर ट्रांसफर होती है, ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी। मतलब तीनों को थोड़ा थोड़ा डिटेल करना पड़ेगा 3 मार्क्स पाने के लिए, है ना। आगे देखो, राइट द नेम्स ऑफ लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बायोडाइवर्सिटी में कौन कौन से लेवल्स हैं? टोटल 3 लेवल है। कौन कौन से? एक है जेनेटिक डाइवर्सिटी, सबसे स्मॉलेस्ट है ये। दूसरी क्या बेटा जी? स्पीसीज डाइवर्सिटी, और एट लास्ट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये 3 लेवल है। अब इन तीनों को भी आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़ेगा कि भाई जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब एक स्पीसीज में कई सारे क्या है? वेरिएशन है, जेनेटिक वेरिएशन। स्पीसीज के अंदर भी कई सारी, एक जीनस के अंदर कई सारी स्पीसीज आपको देखने को मिल सकती है। और इकोलॉजी में तो भाई साहब पूछो मत कितनी डाइवर्सिटी, है ना। तो ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेगी बेटा। चलो आगे देखो, अब शुरू करेंगे अपन 4 मार्क्स क्वेश्चंस। अब यहां से भाई डायग्राम का सिलसिला शुरू होगा और बहुत इंपॉर्टेंट सवालों का सिलसिला शुरू होगा। हो सकता है ये 4 मार्क के ना आए, 3 मार्क के आ जाए तो थोड़ी बातें कम कर दे, 2 मार्क के आए और बातें कम कर दे, पर यहां से आपको बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं जो बना रहा हूं ना, अगर आपने अभी तक नहीं लिया, वैसे मैंने बोला नहीं, पर अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेना और इनको प्रैक्टिस करना, ढूंढ ढूंढ के अपने नोट्स में ढूंढो, अपने बुक्स में ढूंढो, है ना, और खुद से लिखने की कोशिश करो, ठीक है। चलो, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल विथ लेबल डायग्राम। ओव्यूल का डायग्राम बनाना है। अगला देखो, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। इसमें आपको इसकी सारी की सारी क्या लेयर्स बतानी पड़ेगी कि ये मिडिल लेयर है, ये टेपिटम है, ये एंडोथीसियम है, ये एपिडर्मिस है ना, ये सारी बातें बताना है। आगे देखो, एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंस। सर जी ये क्या? बेटा जी अगर आपको याद है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। एक को हम बोलते हैं सिनगेमी, जिसमें आपके पोलन ग्रेन्स से निकलने वाले मेल गैमीट्स, या कह सकते हैं फर्स्ट मेल गैमीट, फर्स्ट मेल गैमीट और ओव्यूल के बीच में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरे को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन, जिसके बारे में यहाँ पे पूछा भी है। अब ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है बेटा जी? जो सेकंड मेल गैमीट जो पोलन ग्रेन के अंदर साथ में आया था हमारे फर्स्ट मेल गैमीट के साथ, वो किसके पास चला जाता है? वो चला जाता है पोलर न्यूक्लियाई के पास। अब पोलर न्यूक्लियाई एक्चुअली अंदर से 2 न्यूक्लियस है, इसीलिए एक न्यूक्लियस सेकंड मेल गैमीट का और 2 न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई की, इसीलिए इसको बोला ट्रिपल फ्यूजन। और इन दोनों प्रोसेस को जब ये साथ में होती है तो इनको हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सिनगेमी से जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट, मतलब प्लांट की बॉडी बनेगी। पर ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है? पीईएन, प्री एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनता है, जो कि क्या है? फूड रहता है, रिजर्व फूड है उस डेवलपिंग जाइगोट, या कह सकते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो की। ठीक है बेटा जी, चलिए आगे देखते हैं कुछ और सवाल। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट पार्ट्स। ह्यूमन स्पर्म बनाना है और उसकी डिफरेंट पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है। टोटल कितने पार्ट पाए जाते हैं सर जी? 3 पार्ट, हेड, नेक
और टेल, बीच में बॉडी भी है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए, इसकी मूवमेंट के लिए। हेड में क्या है सर जी, एक्रोसोम ऊपर प्रेजेंट है, जहां पे क्या प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट है, जो कि आपके इसके एग के आसपास की सेल्स को डाइजेस्ट करने के काम आते हैं। आगे देखो, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। सर ये क्या हो गया बेटा, ईच टेस्टिस में, हर टेस्टिस में अप्रोक्सीमेट 150 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 to 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलती हैं। और इन ट्यूब के अंदर दो तरीके की सेल्स प्रेजेंट, कौन सी, दो तरीके की सेल्स प्रेजेंट है। एक को हम बोलते हैं मेल जर्म सेल, और एक को हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। अब यहां पे एक बात याद रखना, मेल जर्म सेल से स्पर्म बनता है, सर्टोली सेल्स उसका नरिशमेंट करती है। और यहाँ पे एक और सेल आती है, एक और सेल आती है जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, या उसको लेडिक सेल भी कहा जाता है। पर ये ध्यान रखना, वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, दो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ये दो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है तो उनके बीच में प्रेजेंट होती है, बात समझ रहे हो। और वहां पे ये क्या करती है, एंड्रोजेंस रिलीज करवाती है। क्या करवाती है, एंड्रोजेंस रिलीज करवाती है। और इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या, इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसीलिए इसको हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। आगे देखो, व्हाट इज अ स्पर्मेटोजेनेसिस, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। भाई साहब 2 मार्क के क्वेश्चन पे भी बात कर चुके हैं, वहीं मैंने बोला था डिटेल में पूछा जा सकता है। अब इसके लिए आपको पूरी डिटेल समझानी पड़ेगी स्पर्मेटोजेनेसिस की, है ना। एक एक प्रोसेस, कैसे, कहां मियोसिस हुआ, कहां माइटोसिस हुआ, ये सारी बात जब समझाओगे तब मिलेगा। साथ ही साथ आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, आपको इसमें स्पर्मियोजेनेसिस भी बताना पड़ेगा, स्पर्मिएशन भी बताना पड़ेगा, हर एक चीज डिस्क्राइब करनी पड़ेगी पूरी की पूरी। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो, आगे सवाल कौन सा आ रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। अब ये देखो, ये हमारे जेनेटिक्स से सवाल है, डिफरेंशिएट करने को बोला है 4 मार्क के लिए 3, मतलब कि एक एक लाइन लिखो, साथ ही एग्जांपल लिख दो बेस्ट का। डोमिनेंस एंड रेसेसिव, है ना, कंडीशन में एक एलील क्या है, अपने आप को डोमिनेंट दिखाता है, दूसरे जो दब जाता है वो रेसेसिव कहलाता है, जो अपने आप को शो कर पाता है वो डोमिनेंट कहलाता है। होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये सर जी होमोजाइगस है, ये सर जी होमोजाइगस है, ये सर जी हेटेरोजाइगस। जब दोनों एलील सेम है होमोजाइगस, दोनों एलील यहां भी सेम है होमोजाइगस, अलग है हेटेरोजाइगस, है ना। आगे देखो, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड, जब एक कैरेक्टर के लिए क्रॉस कराया जाता है वो मोनोहाइब्रिड होता है, जब दो कैरेक्टर के लिए कराया जाता है तो डाइहाइब्रिड होता है ना। तो ये सारी बातें भाई मैंने सिर्फ नॉर्मल हिंट आउट किया है, आपको इसको इलेबोरेट करके लिखना पड़ेगा भाई, है ना। चलो आगे देखते हैं, अगला सवाल, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय हीमोफिलिक मेल एंड नॉर्मल फीमेल। रे डायग्राम बनाना है सर, क्या बोला है, हीमोफिलिक मेल और नॉर्मल फीमेल, ये कंडीशन। अगर मैं इसे यहां पे चलो बना के दिखाता हूं, चलो आपकी थोड़ी सी हेल्प करता हूं मैं, है ना, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। एक ये बनेगा, फीमेल है हीमोफिलिक, कैरियर होगी, ये इसके साथ वापस कैरियर होगी, ये इसके साथ क्या होगा, नॉर्मल मेल, ये इसके साथ वापस नॉर्मल है। मतलब कि इसकी जितने भी फीमेल ऑफस्प्रिंग है, जितनी भी फीमेल ऑफस्प्रिंग है वो क्या होगी, कैरियर होगी, कभी भी डिसीज नहीं रहेगी, ये बात आप याद रखिए ना। अब देखो अगला सवाल, एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ कितने सर जी, 3 है टोटल जी। कौन कौन सा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीनों नाम मैंने आपको बता दिए हैं, तीनों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिटेल में, है ना, विथ एग्जांपल एंड विथ देयर व्हाट, विथ देयर एक्सेप्शंस, है ना। चलिए बेटा अब अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों पर बात करते हैं। अगला सवाल देखो, हाउ डिड हर्सी एंड चेज differentiate between DNA and protein in their experiment while proving the DNA is the genetic material। उन्होंने क्या यूज किया था, रेडियो एक्टिव मेटल यूज करे थे, कौन कौन से, फॉस्फोरस और सल्फर। फॉस्फोरस किसके लिए यूज किया था सर जी, डीएनए में, क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड होता था वहां पे। सल्फर किसके लिए यूज किया, प्रोटीन के लिए, है ना। आगे देखो, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मेंशन इट्स एप्लीकेशन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है बेटा जी, कि हम टुकड़े करके रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस को यूज करके उसके कई सारे टुकड़े कर देते हैं, इसके बाद एगरोस जेल पे उसको दौड़ने के लिए छोड़ देते हैं। बात समझ आई, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू उसका कट करके देखते हैं, मैच कर सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है सर जी, इसका एप्लीकेशन है क्राइम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, पैटर्निटी टेस्ट वगैरह को करने के लिए यूज किया जाता है।
है ना। अब देखो ये चीजें हैं बहुत बड़ी, पर मैंने बहुत शॉर्ट में कवर अप की है। आपको मेन चीज यहाँ पे समझा दी मैंने कि रेडियो एक्टिव मेटल यूज किए गए थे, फॉस्फोरस और सल्फर। अब आपको ये चीज पूरा डिटेल में पढ़नी पड़ेगी भाई साहब। याद रखना रेडियो एक्टिव इसका मेन कोर पॉइंट था जिसके बेसिस पे ये कर पाए थे। कैसे कर पाए थे, इसका पूरा डायग्राम वगैरह आपको बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ दूसरे में देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे कट किया, कैसे जीन इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज किया, कैसे उसमें इल्यूशन किया, कैसे उसको इथीरियम ब्रोमाइड में उसकी स्टेनिंग करके उसको चेक किया जाता है, ये सारी बात आपको लिखनी पड़ेगी A to Z, है ना। अगर थोड़ी बात ही मिस करोगे तो नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और याद रखना 4 मार्क्स क्वेश्चंस में आपको हमेशा डायग्राम बनाता ही बनाना है ना। आगे देखो व्हाट इज डीएनए डुप्लीकेशन, राइट डाउन इट्स मेथड। सर डीएनए डुप्लीकेशन क्या है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, समझ रहे हो। रेप्लिकेशन फॉल्ट बनता है, बेसिकली रेप्लिकेशन की बात कर रहा है कि नहीं। देखो कुछ इस तरीके से होता है, यहां से रेप्लिकेशन फॉल्ट बनती है, ये अलग होते जाते हैं प्राइमर की हेल्प से, एक डीएनए से 2 डीएनए, है ना। आगे दो डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, रेपिटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए। रेपिटेटिव डीएनए में क्या बेटा जी, जो बार बार रिपीट होता है। वही सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, जो आपका क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर कभी कभी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन बन जाता है, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से जो एक्स्ट्रा ये पार्ट दिख रहा है ना, ये कहलाता है सैटेलाइट, है ना। आगे देखो एमआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए होता है, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए होता है। ये आरएनए के टाइप्स हैं, इनके फंक्शंस आपको लिखने पड़ेंगे, यहाँ डिफरेंशिएशन है। टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड, जब रेप्लिकेशन हो रहा होता है वहां पे एक स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो भी होता है, वहीं पे कोडिंग स्ट्रैंड जो कोड कर रहा होता है। बात याद रखना है ना, इस चीज को आपको पढ़ना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से सवाल है भाई, यही है। कहां से, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ अभी के लिए नहीं, आपके फाइनल एग्जाम में भी बहुत काम आएगा, कई बार पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर को आपको, तो ध्यान रखना बेटा, है ना। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ मिलर एंड यूरेज एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। इसमें उन्होंने क्या यूज किया था, एक ग्लास का फ्लास्क लिया, उसमें ऐसी कंडीशन बनाई जो प्रिमिटिव अर्थ में देखने को मिलती, और वैसे ही गैस डाली, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड के थ्रू वो हीट प्रोड्यूस करी, जो उस टाइम पे हीट रही होगी, जो उस टाइम पे एनर्जी रही होगी, वो उन्होंने प्रोड्यूस किया। बात समझ लो। इससे क्या हुआ, उन्होंने ऑर्गेनिक मटेरियल्स को पाया। जब एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ तो वहां पे ऑर्गेनिक मटेरियल्स देखने को मिले। इसका जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। अगर क्वार्टरली में आपके नहीं आता है तो फाइनल में आने के चांसेस रहेंगे, है ना। इस बात को याद रखना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल देख लेते हैं। डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स जी 2 हैं, एक है बायोटिक और एक है एबायोटिक। इकोसिस्टम को ये दोनों ही इफेक्ट करते हैं। बायोटिक मतलब लिविंग फैक्टर्स, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स। बायोटिक से कौन हो गया, हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक फैक्टर कहलाएंगे। वही एबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गई, मिनरल्स हो गया, रॉक्स हो गई, ये सारे के सारे क्या हैं, एबायोटिक फैक्टर है। और सबको थोड़ा 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 डिटेल में लिखना पड़ेगा, तब जाकर 4 मार्क्स मिलेंगे भाई, क्योंकि इसमें तो आप कोई डायग्राम भी नहीं बना सकते, है कि नहीं, तो थोड़ा इलेबोरेट करके लिखना। आगे देखो व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड, हाउ मेनी आर देयर टाइप्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या बेटा जी, पिरामिड के फॉर्म में कई सारी चीजों को अरेंज करना, वो कह रहा था इकोलॉजिकल पिरामिड। अब ये चीज बायोमास की फॉर्म हो सकती है, एनर्जी के लिए हो सकती है, और नंबर के लिए हो सकती है। अब इन्हीं तीनों को हम क्या करते हैं, पिरामिड्स के फॉर्म में अरेंज करते जाते हैं हर ट्रॉपिक लेवल के लिए, तो क्या बनता है, पिरामिड बनता है। कई बार ये अपराइट बनेगा और कई बार इन्वर्टेड देखने को मिलेगा। ऑल्दो इनमें से जो एनर्जी का है ये आपको हमेशा अपराइट ही देखने को मिलेगा, है ना। तो भाई मैंने छोटे बात में खत्म करी है, आप छोटे में लिख के मत आ जाना, है ना। चलो तो ये हैं आपके सवाल जो हमने आज देखे। अब इन सवालों को आपने अगर नोट डाउन नहीं किया तो ये पूरा का पूरा वीडियो वापस देखो। मैं जब भी साइड में जा रहा हूं आप उसके स्क्रीनशॉट्स लो और इनको पढ़ने की कोशिश करो। और अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आए तो आप मुझसे मिलिए आरिविहान ऐप पे, जहां पे हम चला रहे हैं क्लास 12 के लिए उन्नति बैच, जिसमें आपको मिलेगा पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इवन मैथ के भी सारे के सारे लेक्चर्स, और उसके साथ मॉक टेस्ट, और उसके साथ कई और फैसिलिटीज। तो बेटा जी मैं आपसे मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।